चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये बताया गया है कि हमारा ब्रेन, मसल, नर्व्स कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और हमें आगे फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले जो तुमने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था कि इन्वॉल्व द इन द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम क्या सोचते हैं कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो क्या है, अलाइव है। पर क्या इसका मतलब जो कार मूव कर रही है वो अलाइव है, जो ट्रेन मूव कर रही है वो अलाइव है? नहीं। ठीक है। कुछ मोमेंट ऐसी होती हैं जो हमें दिखेंगी नहीं पर ग्रोथ हो रहा है उस मोमेंट में, जैसे कि सीड। सीड जब जर्मिनेट होता है तो ऊपर की तरफ उसके स्टेम ग्रो होते हैं, नीचे की तरफ उसके रूट्स, और ये जो ग्रोथ हो रहा है वो भी एक टाइप का मोमेंट है। इफ द ग्रोथ, अगर हम इसकी मूवमेंट को स्टॉप कर देंगे, मतलब इसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देंगे कि हम इसको जर्मिनेट नहीं होने देंगे, पानी नहीं देंगे, तो एक तरीके से तो इसका मूवमेंट बंद हो जाएगा। पर कुछ मूवमेंट ग्रोथ से कनेक्टेड नहीं है। कैट दौड़ रही है पर इसका मतलब ये नहीं कि दौड़ते दौड़ते उसकी हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है। ये सिर्फ मूवमेंट हो रहा है, इसमें कोई भी ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है। कोई भी इसमें ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ बच्चे झूला झूल रहे हैं। ठीक है। इसमें सिर्फ एक्शन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, इसमें कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है। बफेलो चूइंग बर्ड, अब बफेलो देखो जब ऐसे खाली बैठी होती है वो अपने मुंह चलाती रहती है। उसका रीजन क्या है? जब बफेलो ग्रास खा लेती है तब वो उसके पेट में जाता है। ठीक है, स्टमक में, एक स्टमक के पार्ट में जाता है जिसको हम रेक्टम बोलते हैं। हाफ डाइजेस्ट होता है, फिर रेक्टम से वो वापस से अपने माउथ में ले आती है और वापस से उसको च्यू करती है ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। ये जो मूवमेंट हो रहे हैं वो ग्रोथ की वजह से नहीं हो रहे। ठीक है। अब हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बनाना ज़रूरी है। अब देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा तभी तुम्हें पता है ना कि कहाँ पे तुमको धीरे बात करनी है, कहाँ पे तुमको चिल्ला के। अभी क्लास में अगर तुम बात करोगे तो तुम्हारा यूजुअली होगा कि हम है ना धीरे से बात करें ताकि टीचर ना सुन ले, तो ये हमारा अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होगा। और बाहर तुम शॉर्ट करोगे, गेम खेलना है, तो ये शॉर्टिंग रिस्पॉन्स उस हिसाब से अप्रोप्रिएट होगा। तो इसीलिए हमें क्या बनाना होगा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके बीच में? ब्रेन, मसल, टिश्यू, ग्लैंड के बीच में। और यही सब चीज़ें एफिशिएंट फंक्शनिंग करने में हेल्प करती हैं। एनिमल नर्वस सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे प्रोवाइड किया जाता है एनिमल में? एक तो होता है नर्व टिश्यू और एक होता है मस्कुलर टिश्यू। अब कोई भी तुम कोई गर्म चीज़ छूते हो ना तो तुम्हारा हाथ तुरंत हट जाता है। और जब तुम्हारा हाथ हट जाता है उसके बाद तुम सोचते हो अरे ये तो बहुत गर्म था। ठीक है। तो ये ऐसा ही है कि तुम कोई हॉट ऑब्जेक्ट छूते हो एक डेंजरस सिचुएशन में तो तुम तुरंत रिएक्ट करते हो। तो वो जो रिएक्ट, ये जो है ये क्या है? हॉट ऑब्जेक्ट एक स्टिमुली है। और ये जो तुम्हारा हैंड है वो क्या है? रिसेप्टर। ठीक है। तो रिसेप्टर क्या होते हैं? जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं या डिटेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट से, उनकी स्पेशलाइज टिप होती है जिसको हम रिसेप्टर बोलते हैं। रिसेप्टर जो हमारे सेंस ऑर्गन में लोकेटेड है, जैसे ईयर, इनर ईयर, ऑडिटरी रिसेप्टर, नोज में ऑल्फेक्टरी रिसेप्टर जो स्मेल को डिटेक्ट करेगा, टंग में गस्टेटरी रिसेप्टर जो कि टेस्ट को डिटेक्ट करेगा, आई में फोटो रिसेप्टर जो लाइट को डिटेक्ट करेगा, स्किन में थर्मो रिसेप्टर जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा कि मतलब ये ज़्यादा हॉट है या कोल्ड है। देखो तुम्हारे नर्व कैसे होता है, ये तुम्हारा एक नर्व सेल है। ठीक है। और ये जब ग्रुप ऑफ सेल बन जाते हैं तो उसको नर्वस टिश्यू बोलते हैं हम। अब होता क्या है ना, सबसे पहले तुम्हारी जैसे स्किन है, स्किन कोई गर्म चीज लगी तो यहाँ पे ना एक इंफॉर्मेशन तुम्हारे डेंड्राइट टिप पे आएगी जो कि एक सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ट्रिगर करेगी और आगे जाके वो इंफॉर्मेशन सेल बॉडी में क्या होगी? प्रोसेस होगी। सेल बॉडी में प्रोसेस होने के बाद वो इंफॉर्मेशन एक्सॉन से पास होगी इलेक्ट्रिक इम्पल्स में और फिर जाके एक्सॉन टर्मिनल से दूसरी जगह जाएगी। अब वो डिपेंड करता है इसके बाद भी अगर न्यूरॉन होगा यानी नर्व, या मसल होगा, या ग्लैंड्स होंगे।
अब जैसे यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे एक स्पेस होगा जिसको हम साइनैप बोलते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सिग्नल आए हैं वो केमिकल सिग्नल में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद वो वापस से इसको बोलेंगे हम न्यूरोट्रांसमीटर। उसको क्या बोलेंगे हम, न्यूरोट्रांसमीटर। साइनैप क्या है, गैप है। अगर वो दूसरे न्यूरॉन से जाके, नर्व से जाके मिलती है तो वापस से सेम चीज़, ये केमिकल आया, ट्रिगर किया, रिएक्शन सेल बॉडी में प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू वो पास होगा। पर अगर मसल में जाएगा तो हम इधर बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और मसल में जाने की वजह से वो मसल अपने खुद के इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट करेगा और मसल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। मसल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। ग्लैंड्स में जाएगा तो ग्लैंड्स में उस स्टिमुलेट करेगा सिक्रेशन, जैसे सलाइवा, स्वेट ग्लैंड्स, पसीना आना, ठीक है। तो डेंड्राइट टिप पे इंफॉर्मेशन आती है, फिर यहाँ से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है जो कि बाद में इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाता है। डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से टर्मिनल। केमिक यहाँ जो एट द एंड ऑफ एक्सॉन टर्मिनल क्या होता है, केमिकल रिएक्शन रिलीज होता है। वो केमिकल साइनेप्स को क्रॉस करता है और सिमिलर इलेक्ट्रिक इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट करता है और ये पूरी बॉडी में ट्रैवल होता है, ठीक है। सेम चीज मसल में भी होगी और ग्लैंड में भी होगी। मसल में होगा तो मसल अपने इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करेगा, ग्लैंड में सिक्रेशन होगा। उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन में होता क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्स का मतलब होता है सडन। रिफ्लेक्स का मतलब होता है सडन। कोई भी सडन मूवमेंट हो रही है जिसमें तुमने कुछ भी सोचा नहीं, मतलब तुम्हारे पास सोचने का टाइम ही नहीं था, वो रिफ्लेक्स हो जाता है। अभी बस आ रही थी, बस के रास्ते में से तुम एकदम झटके से हट गए कि तुमको पता है कि इट्स डेंजरस। कोई गर्म चीज़ से तुमने अपनी हाथ तुरंत हटा लिया। कुछ अच्छा अच्छा देख के, बर्गर देख के तुमको भूख लग गई, तो ये सब क्या है, सलाइवा तुम्हारे माउथ से रिलीज होने लगा, तो ये सब क्या है, रिफ्लेक्स। इसमें तुम्हारे पास सोचने का टाइम ही नहीं था, बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर रही है। So a common idea in such example that we do not we do something without thinking about or without feeling in control of a reaction। कुछ चीज़ें हम ना ऐसी चीज़ें करते हैं जो बिना सोचे समझे और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। पर yet this situation where we are responding with some action to change in environment, और ये ज़रूरी भी है। तो ये क्वेश्चन रेज करता है कि ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे अचीव होता है इस सिचुएशन में। अब पहले काम ब्रेन का समझते हैं। अब ब्रेन क्या है, एक बहुत ही थिंकिंग टिश्यू, मतलब एक थिंकिंग टिश्यू है जिसमें डेंस नेटवर्क है इंट्रिकेटेड अरेंज न्यूरॉन का। ये तुम्हारे स्कल के फॉरवर्ड एंड में लोकेटेड होता है। ये सारी बॉडी से इंफॉर्मेशन लेता है और उसके बाद उसको प्रोसेस करता है। ब्रेन सारे नर्व से कनेक्टेड है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और वो फिर बॉडी को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन सेंड करता है। तो ब्रेन क्या है, फॉरवर्ड एंड ऑफ स्कल पे लोकेटेड है, सारे सिग्नल वो रिसीव करता है सेंसरी न्यूरॉन से। उसको उसके बारे में सोचता है, फिर उसके बाद उस मोटर न्यूरॉन को मैसेज भेजता है, और यही मोटर न्यूरॉन कैरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ब्रेन बैक टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। मोटर न्यूरॉन बॉडी पार्ट्स को डायरेक्शन देते हैं कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है, और सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन तक ले जाता है। सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल ब्रेन तक जाता है, ठीक है, और उसके बाद उसको डायरेक्शन मिलती है खुद से मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जैसे तुम्हारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। अभी जैसे कोई गर्म चीज छुई, गर्म चीज छुई तो जो स्किन था वो क्या है, रिसेप्टर। स्किन क्या है, रिसेप्टर। स्किन से वो डिटेक्ट होगा कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड में ले जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पे रिले न्यूरॉन होता है। रिले न्यूरॉन फिर मैसेज पास करेगा किसको, मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन तुम्हारे मसल को बोलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, बिकॉज अब हाथ हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो पूरी पाथवे है ना, ये जो पूरा पाथवे, यही है रिफ्लेक्स आर्क। क्या है, रिफ्लेक्स आर्क। रिसेप्टर, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल, स्पाइनल से मोटर, मोटर से मसल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन क्या था, सडन मूवमेंट, ओके। अब रिफ्लेक्स आर्क का फॉर्मेशन कैसे होता है, रिफ्लेक्स आर्क का जो फॉर्मेशन होता है वो स्पेशली कहाँ पे होता है, स्पाइनल कॉर्ड में।
इसमें क्या होता है, ये इनपुट नर्व्स है जिसको हम सेंसरी न्यूरॉन भी बोलते हैं, सारी बॉडी से यहाँ आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में मिलते हैं, ठीक है, इन अ बंडल इन स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ से ब्रेन में भी जाता है। रिफ्लेक्स आर्क स्पाइनल कॉर्ड में मिलते हैं, फिर वहाँ से मैसेज भेजते हैं किसको, मोटर आउटपुट न्यूरॉन को, जो कि मोटर न्यूरॉन है वो फिर आगे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो देखो होता क्या है ना, जैसे ये तुमको कोई गर्म चीज़, तुमने कोई गर्म चीज़ हुई, तो तुम्हारा स्किन रिसेप्टर है, सेंसरी ने उसको डिटेक्ट किया, तुम्हारा हाथ तुम्हारा रिले न्यूरॉन ने उसको फिर मोटर न्यूरॉन को पास किया, अब तुम्हारा मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तुमने हाथ हटा लिया, पर उसके बाद तो तुम सोचते हो ना कि मेरे को ये ग्लास को छूना है या नहीं छूना, ये तो गर्म है, नहीं छूंगा मैं, राइट। तो ऐसा ही होता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसी को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। और ये रिफ्लेक्स आर्क स्पाइनल कॉर्ड में क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि अगर तुम सोचने समझने बैठोगे तब तक तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा, और जब स्पाइनल कॉर्ड में फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होता है, रिफ्लेक्स बहुत जल्दी होते हैं, ठीक है, तुमको बचाता है, तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है हार्म से, और बाद में वो ब्रेन को इंफॉर्मेशन भी पास कर देता है। तो रिफ्लेक्स आर्क कैसे फॉर्म होता है, ये नर्व इम्पल्स से उनका पाथवे होता है, इनपुट नर्व जैसे सेंसरी न्यूरॉन, आउटपुट नर्व जैसे मोटर न्यूरॉन। क्यों इम्पोर्टेंट है, एक तो वो जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा डेंजर से, ब्रेन थोड़ा टाइम लेता है जो कि अर्जेंट सिचुएशन के लिए तो ज़रूरी नहीं है, तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है, फास्ट है और ऑटोमेटिक है, ब्रेन से भी पहले वो एक्ट करता है। अगर कोई गर्म सी चीज़ हुई, तुम्हारा तुम्हारा नर्व्स ब्रेन को सिग्नल भेजेगा, ब्रेन प्रोसेस करेगा कि अच्छा ये गर्म है, हाथ हटाओ कि नहीं हटाओ, उतने में तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा। पर रिफ्लेक्स आर्क ऐसा कुछ नहीं करता, तुमने गर्म चीज़ छुई, तुम्हारा रिफ्लेक्स आर्क जो स्पाइनल कॉर्ड में बनता है वो तुम्हारे हाथ को सिग्नल दे देता है कि हाथ हटा लो, और ये काफ़ी फास्ट है जिसकी वजह से तुम अपनी बॉडी को बचा सकते हो। तो ये रिएक्ट करता है डेंजर में, तो और बाद में तुम्हारा ब्रेन उसके बारे में सोचता है। ह्यूमन ब्रेन, देखो जिसका ये नेटवर्क इंटीग्रेटेड नेटवर्क है जैसे ह्यूमन, उनका तो सिर्फ काम रिफ्लेक्स एक्शन तो नहीं होगा ना कि सडन सडन काम करे, हम सोचने वाले लोग हैं। तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से सारे नर्व्स कहाँ पे जाके मिलते हैं, ब्रेन में। और ब्रेन क्या होता है, एक थिंकिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि तुम बैठ के सोचोगे यार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ह्यूमन ब्रेन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। यही मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है पूरी बॉडी का, यही कमांड सेंटर होता है कि ऊपर वो बॉस बैठा है ना, वही सारा देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, और जहाँ से न्यूरॉन पास हो रहे हैं, हम उसको दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो पूरा पार्ट है ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड वाला, ये पूरा क्या बच जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या बन जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तुम्हारे स्पाइनल से सारे नर्व्स अटैच ही है, वो सारा सिग्नल कहाँ भेज रहे हैं, ब्रेन में, ठीक है। ये होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सारे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और इंटीग्रेट करता है, और साथ यही बन जाता है तुम्हारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर, प्रोसेस करता है इंटीग्रेट करता है, इंटीग्रेट मतलब साथ में लाना। तो ये वाला जो पार्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये वाला पूरा पार्ट क्या बन जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये जो ब्रेन से कुछ नर्व्स डायरेक्ट निकल रहे हैं और स्पाइनल से जो निकल रहे हैं उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है, जैसे कि जो डायरेक्ट ब्रेन से निकल रहे हैं उसको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और जो स्पाइनल से निकल रहे हैं उनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, ठीक है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दो भाग होते हैं, क्रेनियल नर्व्स जो डायरेक्ट ब्रेन से निकल रहे हैं, और स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं। ब्रेन और मसल के बीच में कम्युनिकेशन होता है। हम सोचते हैं हम क्या करने वाले हैं, जैसे लिखने वाले हैं, बात करेंगे, हम चेयर को मूव करेंगे, अच्छा ये इन्होंने लेक्चर दिया है या इन्होंने कुछ अच्छी बात बोली, उसके बाद हम क्लैप करेंगे। तो ये सब हम डिसाइड करते हैं, और वो डिसाइड कौन करता है, हमारा ब्रेन हमारे मसल को मैसेज भेजेगा कि ओके अब इट्स नाउ टाइम टू क्लैप, राइट। तो ये पूरा काम किसका है, ब्रेन का। ब्रेन जो है वो तुम्हारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि क्रेनियल नर्व है, ब्रेन से जो नर्व जा रहा है वो देख रहा है कि ओके स्पीच खत्म हो गई है। स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाएगा वो मसल को कमांड देता है, और मसल फिर एक्शन परफॉर्म करता है।
ये तो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में दिया ही है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में। ओके, अब हम उसके सारे पार्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर, पर पहले जितना टेक्स्ट बुक में दिया गया है पहले उतना करते हैं। पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन की हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिडन ब्रेन। फोर ब्रेन जो अपर वाला पार्ट है, ये वाला मिड ब्रेन है, ये वाला क्या है, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन है ना हमारी दिमाग का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट है। इसमें होता है सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। क्या होता है, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन जो होता है ना, वो मिड है मतलब दो जोन के बीच में लोकेटेड है मिड ब्रेन। ये इन्वॉल्व होता है विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्स। विजुअल मतलब ऐसे आंख बंद हो जाना, हियरिंग मतलब कान में जो भी इशू आए, जो भी सुन रहे हो, वो सारा किससे रिलेटेड है, मिड ब्रेन से। ये एक्ट एज अ रिले स्टेशन फॉर नर्व इम्पल्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये किस कैसे काम करता है, रिले स्टेशन, तुमने पढ़ा था ना। जैसे सेंसरी न्यूरॉन होता है, वो कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में होता है रिले न्यूरॉन जो मैसेज को पास करता है किसको, मोटर न्यूरॉन को, राइट। वैसे ये भी एक रिले सेंटर की तरह काम करता है। हिंड ब्रेन क्या है, इसमें होता है सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा, और उसके बाद ये तो है ही तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड जो तुम्हारी बॉडी को ब्रेन से कनेक्ट कर रहा है। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन हमारी बॉडी का मेन थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग सेंटर है। ये सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और एसोसिएट करता है, ठीक है। तो फोर ब्रेन क्या है, मेन थिंकिंग पार्ट है बॉडी का, सारे सेंसरी इंपल्स को रिसीव करता है, हियरिंग, स्मेल, साइट, अदर्स हैं। जैसे ये तुम्हारा फोर ब्रेन है ना, फोर ब्रेन में अलग अलग साइड पे अलग अलग काम हो रहे होंगे, ठीक है। ये जैसे ये वाला एरिया है साइट वाला एरिया, ये वाला एरिया स्मेल वाला एरिया, ये वाला एरिया हियरिंग वाला एरिया है। अगर इधर किसी भी एरिया पे इम्पैक्ट आता है तो उस सेंस पे भी इम्पैक्ट आ जाता है। तो ये क्या करता है, ये सेपरेट करता है एसोसिएशन एरिया को, वे सेंसरी इंफॉर्मेशन आर कंबाइनिंग, मतलब इधर तो अलग अलग सेपरेट एरिया है, बाद में इसको क्या कर देता है, एसोसिएट कर देता है, सारे रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और पहले से भी उसके पास इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अभी देखो, तुमको पता है, तुम कहीं धुआं देखोगे तो तुमको पता है आग लगी होगी, ये तुम्हारे जो इन्फॉर्मेशन है ये तो तुम्हारे ऑलरेडी स्टोर है। तुमको पता है आग से तुमको हार्म हो सकता है, ये भी तुम्हारे ब्रेन में ऑलरेडी इन्फॉर्म है। अभी वाला जो रिसेप्टर, ये अभी वाला रिसेप्टर क्या है कि धुआं उठ रहा है, आग लग रही है, तो तुम्हारा ब्रेन क्या करेगा, सारा प्रोसेस करेगा। अच्छा, आग थोड़ी सी लगी तो क्या कर सकते हैं, आग ज़्यादा लगी तो क्या करना चाहिए, मुझे भागना चाहिए या फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना चाहिए। तो ब्रेन सारी चीज़ों को प्रोसेस करता है, ठीक है। और फिर वो तुम्हारे मोटर एरिया को बोलेगा कि भाई काम पे लग जाओ, तो वॉलेंटरी मसल फिर मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। कुछ चीज़ें ना ये देखना और सुनने तक सीमित नहीं है, कुछ चीज़ें जैसे ऐसी होती है जैसे इंटरनल, कि तुमको लग रहा है यार खाना खा लिया अब तो पेट भरा है, अब मुझे कुछ नहीं खाना, तो ये तुम्हारे ब्रेन में ही सेपरेट एरिया पे लोकेटेड है, ठीक है। तो फोर ब्रेन सारी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, इंटीग्रेट करता है पास्ट मेमोरी से। जैसे मैंने कहा ना, तुमने पास्ट में तुमको पढ़ाया जाता है या तुमने देखा होता है कि आग लगने से लोगों की मौत हो जाती है, आग काफ़ी डेंजरस होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करेगा और फिर उसके बाद डिसीजन लेगा। वो जो डिसीजन लेते हैं उसी को हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं, जो तुम्हारे कंट्रोल में था, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, जो तुम्हारे बिना सोचे समझे हो रहा है। लाइक अब तुम खाना देखोगे, तुम भूखे हो, तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा, वो उसको तुम कैसे रोकोगे, हार्ट बीट तो तुम अपनी रोक नहीं सकते, ब्रीथिंग, आई नो, कहा जाता है कि 1 मिनट 2 मिनट तक मैं रोक सकता हूँ, पर ठीक है, पर ऐसा तो है नहीं कि तुम 24 घंटे अपना सांस रोक के बैठ जाओ। डाइजेशन, खाना खा लिया अब उसके बाद ये तो नहीं कह सकते कि अब मेरा पेट डाइजेस्ट नहीं करेगा कुछ, राइट। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑटोमेटिकली हो रही हैं, इसमें तुम्हारा तुम्हारी कोई भी थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है। तो मैनी इनवॉलेंट्री एक्शन आर कंट्रोल बाय मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो ये जो इनवॉलेंट्री एक्शन है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन तुम्हारे रिफ्लेक्स जैसे रिलेटेड टू विजन, बॉडी, हियरिंग, ये सब को कंट्रोल कर रहा है। मेडुला, मेडुला तुम्हारे इनवॉलेंट्री जैसे ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग को कंट्रोल कर रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली हो रही है, बिना सोचे समझे हो रही है, वो यूजुअली कहाँ हो रही है, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, स्पेशली मेडुला कर रहा है।
सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या होता है? ये पार्ट है हिंड ब्रेन का। ये रिस्पॉन्सिबल है प्रिसिशन वॉलेंट्री एक्शन मेंटेनिंग पोस्चर और बैलेंस ऑफ बॉडी। देखो सेरेबेलम, सेरेब्रम, एक था सेरेब्रम जो तुम्हारे वॉलेंट्री एक्शन है कि तुमको चल के जाना है उधर, ये सेरेब्रम डिसाइड कर रहा है, पर चल के सीधे सीधे चल के जाना है, राइट? तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली सीधे जाएगी। उसका रीजन क्या है? सेरेबेलम। जब तुम कुछ नया चीज सीखते हो ना तो वो सेरेबेलम में स्टोर होती है, फिर बाद में वो सेरेबेलम उसको इंटरप्रेट करता है। आई मीन जब साइकिल चलाते हो स्टार्टिंग में तो तुम्हारा पूरा ध्यान साइकिल चलाने पे होता है कि यार कहीं मैं गिर ना जाऊँ, पैडल कैसे मारते हैं, ब्रेक कैसे मारते हैं। अब एक बार तुम साइकिल चलाना सीख गए तो वो तुम्हारा सेरेब्रम, उसको पता है कि तुमको आता है साइकिल चलाना, तो तुम साइकिल चलाते चलाते अब किसी से बात कर रहे हो या तुम कुछ और सोच रहे हो, तो यही चीज़ है कि सेरेबेलम जो है तुम्हारे मोशन को, जो तुमने सीखा है अभी अभी, उसको स्टोर करता है, फिर उसको प्रोसेस करने के बाद सेरेबेलम में चला जाता है। तो वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसिकल, पिकिंग अ पेंसिल, सेरेबेलम के बिना ये सब स्मूथली हो ही नहीं सकता। जो अल्कोहल पीते हैं ना, उनका इम्पैक्ट आता है किस पे? सेरेबेलम पे। सेरेबेलम पे इम्पैक्ट होने की वजह से वो ऐसे लड़खड़ा के चलता है। अब तुमको, तुम्हारा ब्रेन तो भाई बहुत डेडिकेटेड ऑर्गन है। अब कोई डेडिकेटेड हो, सेंसिटिव हो, उसे हमें बचाना भी पड़ेगा। अब ब्रेन को बचाना है तो ब्रेन को बचाने के लिए हम हमारी जो बॉडी है उसने कुछ ऐसा है जो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, जैसे कि स्कल, क्रेनियम में बोलते हैं, ये एक बोनी बॉक्स है जो ब्रेन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद ये तुम्हारा ब्रेनी बॉक्स जो कि स्कल है, उसके बाद यहाँ पे देखो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस जिसको हम सेरेब्रोस्पिनल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरेब्रोस्पिनल फ्लूइड ऑब्जर्वर की तरह काम करता है, तुम्हारे ब्रेन को इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। जब तुम भागते हो, कूदते हो, गिरते हो, तो तुम्हारा जो ये CSF है ना, ये तुम्हारे ब्रेन को स्कल से टकराने से मदद करता है कि ये टकराए ना, ठीक है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तुम्हारा ये स्पाइनल कॉर्ड है, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है? यहाँ पे वर्टिबल कॉलम होते हैं, बैकबोन, ये ऊपर नीचे हार्ड एंड बम्पी सब्सटेंस, ये तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। तो जो भी डेडिकेटेड ऑर्गन है उसको प्रोटेक्शन के लिए भी देखो, स्कल है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, इधर वर्टिबल कॉलम है। अब ये तो पता है कि नर्वस टिश्यू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, सेंड करता है, प्रोसेस करता है, डिसीजन लेता है, फिर कन्वे करता है। पर ये मूवमेंट फिर कहाँ जाके होती है? मसल सेल में। ये सेंसरी नर्व छुआ है, ये ब्रेन में भी इंफॉर्मेशन जाएगी, स्पाइनल में भी जाएगी, मोटर न्यूरॉन बोलेगा मसल को कॉन्ट्रैक्ट हो जा। अब ये मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है? जब मसल के पास नर्व इम्पल्स पहुंचते हैं तो मसल फाइबर क्या होता है? मूव करता है, और मसल सेल चेंज होते हैं, उनकी शेप को चेंज करके वो शॉर्ट हो जाते हैं। अब जैसे ना मसल में होता है स्पेशल प्रोटीन, अब ये दोनों ना आराम से बैठे हुए हैं दूर दूर, ठीक है? अब नर्व्स ने आके बोला अरे अरे खिसको 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 खिसको, जगह करो, हट हट जाओ या तो ये दोनों क्या हो रहे हैं? अब एक दूसरे से स्लाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के आसपास, ठीक है? प्रोटीन एक दूसरे के स्लाइड कर रहे हैं, इसकी वजह से ये क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और ये प्रोटीन का नाम क्या है? एक्टिन और मायोसिन। प्रोटीन अपनी जब शेप चेंज करते हैं तो मसल क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? प्रोटीन रीअरेंज हो जाते हैं, मसल सेल्स छोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल मूवमेंट का रीज़न ही ये है कि उनके अंदर जो प्रोटीन होते हैं वो अपनी शेप को चेंज कर देते हैं, और चेंज करने का रीज़न है कि नर्व इम्पल्स ने कहा है कि चेंज करो, और इस वजह से वो छोटे हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो मसल सेल जब रिसीव करते हैं नर्व इम्पल्स को, चाहे वो ब्रेन से आए या स्पाइनल कॉर्ड से आए, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर मूवमेंट होता है। नर्व इम्पल्स मसल्स तक जाएंगे, मसल फाइबर रिस्पॉन्ड करेंगे, वो छोटे हो जाएंगे, छोटे हो जाने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा और मसल की वजह से मूवमेंट होगा। और उसमें दो प्रोटीन होते हैं, कौन से? एक्टिन और मायोसिन। ये रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? मसल मूवमेंट के लिए। जब रिलैक्स स्टेट में होते हैं तो एक्टिन और मायोसिन आराम से बैठे हुए हैं, पर जैसे ही नर्व इम्पल्स का मैसेज आता है तो एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के स्लाइड पास हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो साथ ज़्यादा पास में आ जाने की वजह से मसल छोटे हो जाते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये तो हुआ एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। प्लांट में कैसे होता है? एनिमल में नर्वस सिस्टम है, नर्व्स है, मसल है, वो पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहा है। प्लांट में ना तो नर्व्स है ना मसल है,
वो कैसे स्टिमुलस से रिस्पॉन्ड कर रहा है, जैसे कि छुई हुई प्लांट है, अब उसकी एक पत्ते को तुम छूओगे ना तो ऐसे क्या हो जाएगी, फोल्ड हो जाएगी, फोल्ड होके ऐसे झुक जाएगी। अब ये यहाँ पे तो ना नर्व्स थे ना मसल थे, फिर भी इसमें चेंजेस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये जो रूट है, कोई भी सीड होगा उसको जर्मिनेट करेगा तो रूट नीचे की तरफ जाएगा, स्टेम ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, तो इसमें मूवमेंट हो रही है। अब उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है दो, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही, मूवमेंट हो रहा है। जैसे छुई मुई प्लांट है इसमें मूवमेंट बहुत जल्दी हो रहा है, इसमें पर कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं। तुमने किसी पौधे को छुआ, वो ऐसा नहीं कि उसके और चार पांच पत्तियां निकल गई, नहीं, ये लीव्स ओपन थी, तुमने छुआ, वो लीव्स क्या होगी, फोल्ड हो गई। ये मूवमेंट क्या है, क्विक है। ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट क्या है, जहाँ पे ग्रोथ इन्वॉल्व है, डायरेक्शन मूवमेंट है, कि एक डायरेक्शन में प्लांट क्या हो रहा है, उग रहा है। अगर तुम उसकी ग्रोथ को रोक दोगे तो प्लांट मूव नहीं कर पाएगा। अगर तुमने ये सीड्स को पानी नहीं दिया या सीड्स को ब्रेक कर दिया तो ये नहीं मूव हो पाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ है इंडिपेंडेंट, जिससे एक में जिसमें ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है, एक जो ग्रोथ डिपेंडेंट, जहाँ पे ग्रोथ होगी वही मूवमेंट होगा। अब इसका समझते हैं इंडिपेंडेंट मूवमेंट में क्या होता है। ये सेंसिटिव प्लांट है, ठीक है, इसमें कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है, बट ना कि नर्व्स है ना मसल है, फिर भी मूवमेंट हो रहा है। अब हुआ क्या कि ये मूवमेंट एक पॉइंट पे हुआ, टच किया, इंफॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल में गई, और ये जो प्लांट है वो इलेक्ट्रिक केमिकल मीन्स यूज करता है। एनिमल की तरह उसके पास कोई स्पेशलाइज टिश्यू तो नहीं है, ठीक है, पर प्लांट क्या करता है, अमाउंट ऑफ वाटर चेंज कर देता है इसमें। क्या करता है, अमाउंट ऑफ वाटर चेंज कर देता है। जिस पार्ट को तुमने छुआ वो वहाँ का पानी क्या हो जाता है, उस सेल से बाहर चला जाता है और दूसरे सेल में। ठीक है, और इसकी वजह से दूसरे सेल में स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ दूसरे सेल में ज़्यादा पानी हो जाता है, और यही रीज़न है मूवमेंट ऑकर होने का। जैसे छुई मुई प्लांट में इधर वाला जो रीजन है ना, पल्विनस, ठीक है, अब यहाँ पे तुमने छुआ है, यहाँ पे जो वाटर था वो क्या होगा, वाटर उसके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और जिसकी वजह से प्लांट झुक जाएगा, और बाद में थोड़ी देर बाद वो लीव्स, वो पानी वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा, इसकी वजह से वो लीव्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे ग्रोथ नहीं था पर मूवमेंट था, और मूवमेंट हुआ उसका रीज़न ये था कि अमाउंट ऑफ वाटर चेंज हो रहा है। अब मूवमेंट हो रहा है ग्रोथ की वजह से। अब कुछ प्लांट होते हैं ना, मतलब जैसे कि पी प्लांट हो गया, वो या तो वो दूसरी प्लांट का सहारा लेते, या तो फेंस का मतलब ये, इसका सहारा लेते बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स, ये इनके टेंड्रिल्स है। टेंड्रिल्स क्या है, सेंसिटिव टू टच। टेंड्रिल्स क्या है, सेंसिटिव टू टच। इसमें क्या होता है, ये तुम्हारा रॉड है, ये रॉड है, रॉड में ये तुम्हारा मतलब समझो ये टेंड्रिल का ये वाला एक साइड वाला सेल है। ठीक है, और टेंड्रिल का ये जो रॉड से टच हुआ वाला सेल है, ठीक है, और ये वाला जो है रॉड से दूर वाला सेल है। तो रॉड से दूर वाला जो सेल होता है ना, वो ज़्यादा लंबा ग्रो होता है, उसका इलोंगेटेड होता है, तो इलोंगेट होने की वजह से जो लंबा होगा वो क्या होगा, झुकेगा। झुकेगा तो इधर ये झुकेगा तो वापस से ये ऐसे ही कॉइल फॉर्मेशन बनता जाएगा। तो जो पार्ट टेंड्रिल का जो पार्ट ऑब्जेक्ट को टच करेगा वो जल्दी ग्रो नहीं होगा, पर जो उससे दूर होगा वो क्या होगा, जल्दी ग्रो होगा। जो पार्ट टच हो रहा है वो क्या होगा, स्लो ग्रो होगा। जो पार्ट दूर है वो क्या होगा, तेज ग्रो होगा, जिसकी वजह से कॉइल फॉर्मेशन होती है। और ये मोस्ट मोर कॉमनली प्लांट रिस्पॉन्ड स्लोली बाय ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और यहाँ पे स्लो होता है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो होगा, ये ग्रोथ डायरेक्शन है। तो इससे लगता है कि प्लांट मूव कर रहा है। डायरेक्शन की मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है, तो ये दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है, डायरेक्शनल ग्रोथ। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो ग्रो हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट। एनवायरमेंट टिगर, एनवायरमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो टिगर करती हैं ग्रोथ के लिए, जैसे सनलाइट। ठीक है, अगर देखो इसमें होता है पॉजिटिव नेगेटिव। अब वो डिपेंड करता है कि तुमने क्या लिया है। अगर जैसे तुमने लाइट को लिया है और यहाँ पे तुमने ग्रेविटी को लिया है, ठीक है, अगर लाइट को लिया है तो पॉजिटिव होगा तब जब प्लांट लाइट की तरफ ग्रो हो रहा है, और नेगेटिव होगा तब जब प्लांट लाइट से दूर, जैसे रूट्स, तो नेगेटिव ट्रॉपिज्म हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ग्रेविटी में क्या होगा, ग्रेविटी में जो प्लांट सन की तरफ मतलब लाइट की तरफ ग्रो हो रहा है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव,
और जो प्लांट जैसे रूट है वो जो ग्रेविटी की तरफ जा रहा है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो डिपेंड करता है तुमने क्या इंडिकेटर लिया है उसके बेसिस पे। अभी जैसे फोटोट्रॉपिज्म है, फोटोट्रॉपिज्म में जो प्लांट सन की तरफ जा रहा है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म। और ये जो रूट है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ट्रॉपिज्म। वैसे ही जियोट्रॉपिज्म, जिसको ग्रेविटी भी बोलते हैं, अगर शूट अपवर्ड जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पर अगर रूट जो ग्राउंडवर्ड जा रहा है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब हाइड्रोट्रॉपिज्म, वो पानी की तरफ मूव कर रहा है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। और जो पानी से दूर है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। कैमोट्रॉपिज्म मतलब केमिकल, जैसे पोलन ग्रेन होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, स्टिग्मा और ये स्पोज है। स्टिग्मा में जो केमिकल रिलीज होता है वो डायरेक्शन देता है स्पोज को कि वो जो स्पर्म है वो कहाँ जाएगा, ओवा कहाँ है। तो अगर वो उस केमिकल की तरफ जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कैमोट्रेपिज्म। अगर केमिकल के दूर जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है। अब देखो, इंसान जो केमिकल डालेंगे उससे तो प्लांट दूर ही जाएंगे, तो वो हमारे जो केमिकल्स होंगे वो तो नेगेटिव कैमोट्रोपिज्म हो जाएंगे। प्लांट के बीच में कम्युनिकेशन होता है, जल्दी भी होता है, धीरे भी होता है, बहुत धीरे भी होता है। जो जल्दी वाले हैं उसका एग्जांपल है छुई मुई प्लांट। जो धीरे वाले जैसे सन, ये सन फ्लावर, ये सन के हिसाब से धीरे 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 मूव होगा। और जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है, जो कि जर्मिनेशन वाला प्रोसेस है, वो क्या होता है, और भी धीरे। दो चीजें हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स और केमिकल कम्युनिकेशन। अब तुमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो कम्युनिकेशन का अच्छा सोर्स है। ये देखो, एक होता है ना, एक वायर के नेटवर्क की तरह ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये कनेक्टेड है किससे, नर्व टिश्यू से। पर प्लांट का तो नर्व टिश्यू होता नहीं है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुआ तो सेल को दूसरा इम्पल्स जनरेट करने के लिए टाइम चाहिए। कि यहाँ देखो, यहाँ पे एक साइनअप होता है, फिर केमिकल में कन्वर्ट होगा, फिर इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये वहीं पे पास होगा जहाँ पे ये है। अब तुमको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी तो तुमको वो वायर चाहिए। पर अगर तुम अपने रूम में या क्लास में कोई गैस रिलीज कर दो तो उसके लिए कोई वायर थोड़ी चाहिए, वो तो ऑटोमेटिकली सारी जगह पे डिफ्यूज हो जाएगी। तो लिमिटेशन इलेक्ट्रिक इम्पल्स की ये है कि उसको वो कनेक्शन चाहिए, वो कनेक्टेड सेल तक ही पहुंच पाएगा जहाँ पे ये है। केमिकल में ऐसा नहीं है। केमिकल में क्या होता है, केमिकल कंपाउंड रिलीज हो जाते हैं और वो डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूज हो जाते हैं तो दूसरे सेल उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे केमिकल कंपाउंड रिलीज हुआ तो दूसरे सेल क्या करेंगे, इधर डिटेक्ट करेंगे और अपने आप को रीऑर्गेनाइज करेंगे। केमिकल कंपोजिशन का फायदा क्या है कि वो उस बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच सकता है, उसको नर्व कनेक्शन की जरूरत नहीं है, और स्टेडिली और परसिस्टेंटली हो सकता है, रेगुलरली मतलब कंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है। प्लांट में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ, डेवलपमेंट और प्लांट एनवायरनमेंट के में कैसे रिएक्ट करेगा उसके बारे में बताते हैं। सिंथेसाइज एट वन प्लेस, ये जो हार्मोन होते हैं बनते एक जगह है पर डिफ्यूज सब दूसरी जगह भी होते हैं। जैसे ऑक्सिन है, कहाँ पे बनता है, शूट टिप पे। ये हेल्प करता है किसको, सेल को लंबा ग्रो करने के लिए। अब देखो, ये जो सनलाइट है, ये जो सनलाइट है, ठीक है। अब ये ऑक्सिन जो सेल है, अब यहाँ पे ऑक्सिन प्रेजेंट है, हो गया का होगा क्या, ये ऑक्सिन शेडी पार्ट में जाएगा। शेडी पार्ट मतलब दूसरे वाले सेल में, और सेल उधर के क्या हो जाएंगे, लंबे। ये जो ऑक्सिन है अब ये वाले सेल में चल जाएंगे, तो ये वाले सेल क्या हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, ठीक है। लंबे होने की वजह से ये क्या होने लगेंगे, फिर धीरे धीरे ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे झुकने लगेंगे। और ये थोड़ा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है तब तक। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका वाला जो एरिया है वो क्या होगा, लंबा हो जाएगा, ठीक है। जिब्रेलिन क्या होता है, जिब्रेलिन स्टेम के ग्रोथ को प्रमोट करता है। क्या प्रमोट करता है, स्टेम के ग्रोथ को। साइटोकाइनिन क्या होता है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करता है, फटाफट फटाफट ऐसे सेल डिवीजन होगा। और वो यूजुअली कहाँ पे होता है, फ्रूट्स और सीड में। एप्सिक एसिड क्या होता है, देखो हर चीज ग्रो करने में लगी पर कुछ चीज़ों को रोकना भी तो पड़ेगा, उसको बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, जो कि ग्रोथ को रोकेगा।
ये प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप करता है। जैसे लीव जब सूख जाती है, इसका मतलब उसमें अब एब्सिक एसिड ज़्यादा हो चुका है। जैसे प्लांट में हार्मोन है वैसे एनिमल में, तो प्लांट में कितने हैं? 4, जो इसमें बताए गए हैं तुम्हारे टेक्स्ट बुक में। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिक एसिड। एनिमल में भी हॉर्मोन्स होते हैं जो तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करते हैं, तुम्हारी बॉडी को डिफरेंट सिचुएशन से डील करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। जैसे स्क्विरल है, अब उसको कोई डेंजर फेस करता है तो उसके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो उससे लड़े या तो भाग जाए। अब दोनों के लिए तुमको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कोऑर्डिनेशन से ही मिलेगी, तुम्हारी बॉडी को प्रिपेयर करेगा। अब जैसे फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन होती है कि लड़ोगे या तो भाग जाओगे, ठीक है? तो उसमें क्या है, ये ना पेनक्रियाज है। सॉरी, किडनी, फटाफट बोलने के चक्कर में। ओके, ये किडनी है, इसके ऊपर ना एड्रिनल ग्लैंड होता है। क्या? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनल हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है? एड्रिनल सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। अब क्या होता है, ब्लड के थ्रू पास होता है तो वो तुम्हारी बॉडी के हर पार्ट पे पहुंच जाता है, बॉडी के सारे पार्ट पे रीच होता है। अब होगा कि अब तुम्हें करना क्या है, तुमको लड़ना है या तुमको भाग जाना है। अब उसके लिए तुम्हारी बॉडी को प्रिपेयर करेगा। अब तुम्हारी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए एनर्जी चाहिए, जो कि तुम्हारी ब्लड सप्लाई के थ्रू होगा। अब ब्लड तो तुमको, अब ऐसी सिचुएशन में ऐसा तो है नहीं कि तुम बाहर से कोई ब्लड पी लोगे या कुछ ग्लूकोज ले लोगे। अब उसमें होता क्या है, जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, अब हार्ट बीट यहाँ पे तेज हो जाएगी, ऑक्सीजन मसल के पास ज़्यादा जाएगा, और जो ब्लड सप्लाई डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन की तरफ जाने वाला था वो क्या होगा, डिक्रीज। और ज़्यादा ब्लड स्केलेटल मसल की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, सांस फूलने लगती है, ठीक है? ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी, हार्ट बीट फास्टर हो रही है, ऑक्सीजन मसल की तरफ जा रहा है। तो नहीं, जब तुम डर जाते हो, भागते हो, तो तुम कैसी हार्ट बीट तेज हो जाती है, एकदम सांस फूलने लगती है, वो उसका रीज़न ही यही है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? एंडोक्राइन है ना, एक ग्रुप ऑफ डक्टलेस ग्लैंड है। मान लो एक पाइप, जिसमें पाइप नहीं है, वो डायरेक्ट रिलीज करते रहा है, वो हॉर्मोन्स को सिक्रेट करता है। हार्मोन से केमिकल सब्सटेंसेस जो एंडोक्राइन ग्लैंड से आते हैं, वो पूरी ब्लड में ट्रैवल करके तुम्हारी पूरी बॉडी में पास होते हैं। जैसे ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है और ये क्या है, एंडोक्राइन। इधर हार्मोन्स डायरेक्ट ब्लड में जा रहे हैं, यहाँ पे ग्लैंड है, ग्लैंड के थ्रू यहाँ से सेक्रेशन हो रहा है, ठीक है? तो हार्मोन सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, ये सेकंड वे है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। प्लांट में हार्मोन्स डायरेक्शनल ग्रोथ देता है, एनिमल में हार्मोन्स ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, और बॉडी का फंक्शन। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि हम कितना यूज़ करेंगे, कार्बोहाइड्रेट कितना यूज़ करेंगे, फैट कितना यूज़ करेंगे, कितना यूज़ करना चाहिए, ताकि तुम्हारी बॉडी, जितनी इंसानों की बॉडी जितनी हाइट होनी चाहिए या नॉर्मल जो बॉडी वेट होना चाहिए, वो रेगुलेट करने की कोशिश करता है, ठीक है? अब इसमें मेन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियास, गोनाड्स, ये सारे हैं। थायरोक्सिन जो है वो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, और थायरोक्सिन प्रोड्यूस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आयोडीन। थायरोक्सिन बनाना है तो आयोडीन चाहिए। और थायरोक्सिन का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, और जिसकी वजह से ग्रोथ बैलेंस रहता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि तुमको कितना कार्बोहाइड्रेट बॉडी यूज़ करेगा, कितना प्रोटीन यूज़ करेगा, कितना फैट यूज़ करेगा, ये थायरोक्सिन डिटरमाइन करता है। अगर तुम्हारी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो कम थायरोक्सिन प्रोड्यूस होगा, और कम थायरोक्सिन प्रोड्यूस होगा तो पर्सन को गोइटर जैसी कंडीशन भी हो सकती है। गोइटर में ये वाला जो नेक है ना, स्वेल हो जाता है, ठीक है? ग्रोथ हार्मोन जो है वो कौन रिलीज कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज ना हो तो कैसी कंडीशन आ सकती है, ड्राफिज्म। क्या? ड्राफिज्म, ठीक है? तो मेन मेन ग्लैंड है। उससे पहले दो कंट्रोल सिस्टम, नर्व सिस्टम और एंडोक्राइन। नर्वस सिस्टम क्या करता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को यूज़ करता है, काफ़ी जल्दी काम करता है, शॉर्ट टाइम तक ही रहता है। जैसे तुमने गर्म चीज़ को छुआ, हार्ट हटा दिया, तो ये नर्व सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या यूज़ कर रहा है, केमिकल, धीरे काम करते हैं, पर इसका इफेक्ट क्या होता है, लंबे समय तक, जैसे हाइट की ग्रोथ। अब जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, बाकी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, बॉडी की ग्रोथ को भी देखता है।
वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। अगर वो कम होगा तो क्या होगा, ड्राफिज्म। थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ के लिए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट फैट मेटाबॉलिज्म। थायराइड ग्लैंड जो थायरोक्सिन रिलीज करता है वो आयोडीन होगा तो ही बनेगा। एड्रिनल एड्रिनलिन रिलीज करता है जो कि स्ट्रेस और इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प करता है। पेनक्रियास ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है इंसुलिन रिलीज करके। गोनाड्स जो मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज, वो रिप्रोडक्शन और पुबर्टी, जो सेक्सुअल चेंज आते हैं मेल और फीमेल में, वो डिटरमाइन करता है गोनाड्स। उसके बाद है सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन जैसे मेल में क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन। मेल में होता है टेस्टोस्टेरॉन जो मेल में सिक्रेट होता है, और वो उसके रिस्पॉन्सिबल होता है पुबर्टी। पुबर्टी मतलब जो मेल में चेंज आएंगे, उनकी वॉइस कड़क हो जाना, मसल्स डेवलपमेंट, बॉडी फेशियल हेल्थ। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है फीमेल में रिलीज होता है, वो फीमेल पुबर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, बॉडी वेट, हाइट, यूजुअली फैट इंक्रीज होना, वो रीज़न है प्रोजेस्टेरॉन का। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन प्रोड्यूस होता है पेनक्रियास से। ठीक है, और ये जो इंसुलिन है ब्लड के शुगर लेवल को क्या करता है, मेंटेन, कि ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल नहीं होना चाहिए। अगर इंसुलिन सिक्रेट नहीं होगा जितनी रिक्वायर है तो ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से डायबिटिक्स और काफ़ी जैसे किडनी माल फंक्शन जैसी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, और बॉडी को इम्पैक्ट भी कर सकता है। और ये कैसे पता चलता है कि मतलब ब्लड शुगर ज़्यादा है, क्योंकि वो तुम्हारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तुम्हारे ब्रेन तक वो मैसेज आ रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड तुम्हारे बॉडी को कमांड दे रहा है कि इंसुलिन रिलीज करो। बॉडी को कमांड देना मतलब ब्रेन गैस को कमांड देना। अब इसमें होता है फीडबैक मैकेनिज्म। हार्मोन जितना चाहिए उतना ही रिलीज होना चाहिए, और टाइमिंग और अमाउंट कैसे रेगुलेट होता है, कितना रिलीज होगा कितना नहीं होगा, वो फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, अब तुम्हारे बॉडी में शुगर लेवल ज़्यादा है। ठीक है, शुगर लेवल ज़्यादा है, पेनक्रियास ने डिटेक्ट किया इंक्रीज, तो मोर इंसुलिन प्रोड्यूस होगा। इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इंसुलिन क्या करेगा, जो इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा जो ब्लड शुगर लेवल को क्या करेगा, कम करेगा। और इंसुलिन जैसे ही ब्लड शुगर लेवल कम होगा, पेनक्रियास डिटेक्ट करेगा कि अच्छा डिक्रीज हो चुका है, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन क्या कर देगा, कम। वैसे ही हाइपोथैलेमस जो इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे ब्रेन में, एक रोल प्ले करता है टू रिलीज मनी हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करता है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर का काम क्या है, तुम्हारी बॉडी में लो ग्रोथ हार्मोन है, हाइपोथैलेमस ने उसको डिटेक्ट किया, और वो क्या करेगा, GHRF ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करेगा, और पेनक्रियास को स्टिमुलेट करेगा। नहीं मतलब ऐसे उसको बोलेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करो क्या, ग्रोथ हार्मोन। आई डोंट नो, मैं आज बार बार पेनक्रियास की बोल रही हूँ, सॉरी। इट्स मीन्स वो अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि क्या करो, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करो, और वो फिर बॉडी के दूसरे इश्यूज में जाएगा, और जिसकी वजह से ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। जब वापस से डिटेक्ट होगा कि अच्छा ग्रोथ तो हो चुकी है, मतलब जितना ज़रूरत था उतना हो चुका है, तो हाइपोथैलेमस फिर क्या करेगा, उस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर कम रिलीज करेगा, जिससे बॉडी का जो ग्रोथ है वो बैलेंस बना रहे। तो होता क्या है ना कि देखो, तुम्हारे बॉडी में शुगर ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कमांड सेंटर है, वो किसको बोलेगा, पेनक्रियास को, कि इंसुलिन रिलीज करो, क्योंकि शुगर लेवल ज़्यादा हो गया। पेनक्रियास क्या करेगा, इंसुलिन रिलीज करेगा। इंसुलिन रिलीज करेगा तो ब्लड शुगर लेवल क्या होगा तुम्हारी बॉडी से कम, तो वो ब्लड वापस से जाएगा कहाँ, ऐसे पास ऑन होगा, और वापस से कमांड आएगा कि अच्छा ओके, अब इंसुलिन को क्या करो, डिक्रीज कर दो, रिलीज करना, तो जिसकी वजह से ब्लड में जो शुगर लेवल है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल। यही पूरी प्रोसेस क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म। तो यही पूरा चैप्टर में था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।